ईजी चीज़ नहीं है, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी मच यू कैन से ऑन इट, क्योंकि जहाँ तुम्हारा फोकस वहाँ गया, वहाँ से तुम्हारा फोकस आई मीन वहाँ से तुम्हारे मार्क्स जो है वो लूज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, नाउ लेट मी स्पीक कि ये रीडिंग टॉपिक्स मैंने यहाँ क्यों लिखे हैं। देयर आर 6 7 to 8 और 9 10 11 12 रीडिंग टॉपिक्स आर देयर, ठीक है। आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम द पास पेपर, जो ज़्यादातर जो है इसमें से पास पेपर से वो नेम्स मैंने रीडिंग के एक्सट्रैक्ट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट एक नेम्स देखो, अभी सिर्फ तुम लोग नेम्स पे गौर करो, ठीक है। वर्ड इज प्लॉगिंग, राइट, द नॉर्थ शोर, extract from the story set a long time ago in Italy. The writer has just started as a kitchen worker in the Grand Palace. ये एक स्टोरी है जिसमें एक राइटर जो है अपने ग्रैंड पैलेस के काम के बारे में एज इन द किचन की बात कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या है, द ऑथेंटिक ट्रैवल कंपनी, we are going to talk about, we are going to listen about this a lot, ठीक है। The world's oldest swim, right, means we have read a lot about swimming, we know, we have seen, might have seen a lot of documentaries, might have seen a lot of movies or dramas about swimming or something. Number 6 में क्या है, लेकिन actually we did not know anything about the world's oldest swim क्या था, यानी first swimmer कौन थे, हमारे professional swimmers कौन थे, we are going to talk about that. अब just focus on the topic, अभी कुछ और नहीं सोचना, ठीक है। Volunteering to the work with the animals, working with the animals. You might have seen in National Geographic, there are a lot of people who are working with the animals. So we are going to talk about them. Puma is a kind of a, you can say a wild cat, a big cat. It is known as a, like, it's a kind of a, you can say a family of a tiger or something like that, but it's known as a big cat, and it is same vicious, it is same dangerous as lion or cheetah or any other big cats, ठीक है। तो puma, इससे हम like इसे we can also say that कि ये ब्लैक पैंथर भी हम इसे कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, राइट। वी आर नॉट गोइंग गो और डेवलप इनटू द स्पेसिफिकली, इसके स्पीशीज पे नहीं जाएंगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज इट। आगे देखो, गोइंग एट माई ओन पेस, कुछ भी है, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी, इट्स अ काइंड ऑफ अ बायोग्राफी, इट्स अ काइंड ऑफ अ, यू कैन से अ सेल्फ मटीरियल, सेल्फ रिटन मटीरियल, जिसमें मैं अपनी अपने लाइक यू कैन से मैं अपनी लाइक क्या कहते हैं उसको, पर्सपेक्टिव्स को बयान करूंगा, ठीक है, अपने अपने ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव्स को बयान करूंगा। वर्किंग फ्रॉम होम, एवरीबडी नोज व्हाट डज दिस मीन, इसके प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। द न्यू फाउंटेन पेन, अब न्यू फाउंटेन पेन का क्या मतलब, इंक पेन, you are nowadays you people are not using it, you are using the pointers and that, लेकिन fountain pen is basically known as ink pen कहा जाता है। क्या है ये, क्या नहीं है, everything we are going to read. ऑनलाइन लर्निंग क्लासरूम्स एंड एनी सुपरफिशियल, और लाइक कोई भी सुपरफिशियल कैरेक्टर्स ले लेंगे, जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं हु हैव ऑलरेडी रेड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नॉवेल्स, ठीक है। उन नॉवेल्स में से बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने पढ़े होंगे, अब उसमें से कोई भी कैरेक्टर उठा के हमने उसके बारे में बात कर दी, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स, मकसद क्या था इसका कहने का, मकसद सिंपली ये था आपके कहने का कि यहाँ पर आप लोगों से ये बात करने का कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग दे आर गिविंग अस, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ रीडिंग, ये रीडिंग के टॉपिक्स हैं, रिमेंबर, ये सारे रीडिंग के टॉपिक्स हैं, ये सारे रीडिंग के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं लाइक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वी विल एनकाउंटर सच काइंड ऑफ रीडिंग। अब ये मत सोचो कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, हम कैसे पढ़ेंगे। रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, दैट कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन, एक बात हर वक्त याद रखो इस बात को कि कैम्ब्रिज ओ लेवल एग्जामिनेशन हो, आप आगे जाके आइल्स का पेपर्स दोगे, वो भी कैम्ब्रिज बोर्ड है, ठीक है, तो उसके एग्जामिनेशंस हो, दे आर नेवर टेस्टिंग योर जनरल नॉलेज, they are never testing your general knowledge, they will only be testing your English, आपकी इंग्लिश कैपेबिलिटीज़ को वो टेस्ट करेंगे, आपके जनरल नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग कि भाई आपको, लेट्स सपोज कि अगर हमने कोई बात कही कि फॉर एग्जांपल पूमा की बात कर रहे हैं, तो पूमा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल आइलैंड की, तो आर्टिफिशियल आइलैंड कैसे बना, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चंस। Whatever the questions they will ask, they will always ask you as per the English language level.
वो रिलेटेड टू द फ्रेज होगा, वो रिलेटेड टू द वोकेबलरीज होंगी, वो रिलेटेड टू द लाइक कोई डायलॉग्स होगा जो किसी ने किसी से कहा, और रिलेटेड टू द टेंसेस होगा। ठीक है, टेंसेस भी हम अलग तरीके से करेंगे इसको, वी विल बी डूइंग ऑल द टेंसेस इन अ सेपरेट वे। ठीक है, हम सारी चीज़ों को सेपरेटली इसको देखेंगे कि हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ टेंसेस आर सपोज टू बी यूज। लेकिन राइट नाउ अभी हमारा मकसद बेसिकली सिर्फ ये था कि आपको ये बता दूं कि टॉपिक्स जो है उसको तुम लोगों ने किस तरह अपने माइंड में रखना है। दीज टॉपिक्स दैट मीन्स अल्टीमेटली इन तमाम टॉपिक्स को देखने के बाद दिमाग में ये बैठा लो, द कैम्ब्रिज ऑलवेज गिव्स यू द टॉपिक विच इज इवन नॉट इन योर माइंड, which is even in your not you are not thinking about it. So this is the thing that the Cambridge will always give you in their reading test, in their reading examination, in their reading parts. ठीक है, तो हमेशा वहां से वो टॉपिक लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट एक पास पेपर्स में मैं देख रहा था द ओक ट्रीज, ओक ट्री के बारे में, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, और वो काफ़ी लाइक 100, 200, 300 सालों तक जो है वो जिंदा रहता है ये ट्री। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में लाइक द एक्सट्रैक्ट वाज देयर। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को दिमाग में रखो, और ये चीज़ एकदम से कैसे आएंगी, एकदम से नहीं आएंगी। इसके लिए यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। जब तक तुमको रीडिंग प्रैक्टिस नहीं होगा उस वक्त तक यू विल नॉट बी लाइक having a complete grip over the different sort of topics. ये चीज़ important है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक मेरे lectures पे I'll come to the next part right now. So if anybody has any sort of queries related to this lecture, please do let me know. Unmute your mic and ask me the question. अभी सिर्फ इस लेक्चर में जो मैंने फिलहाल अभी दिया सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग बियॉन्ड दिस। सो एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, अनम्यूट द माइक एंड फील फ्री टू आस्क मी प्लीज। Yes, please. Yes, Binte Hussain. Ask, unmute your mic and ask. Yes, I'm waiting for your question, Binte Hussain. I think you have given some questions on the... Okay. जी, no questions. I have to proceed further. ठीक है, मैं सिर्फ further लेके आगे जा रहा हूँ. I am again like sharing the same PDF. ठीक है, okay guys. Hopefully I am sharing it. Wait, yes, got it. Okay, now proceeding further. अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब what is our basic thing? अब I'm coming toward understanding the syllabus. What is the syllabus all about? गौर से सुनना। It is already available. मैं ये पूरा like complete आपके लिए ये PDF भी दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आई विल ऑल्सो गिव यू द सिलेबस इन द ग्रुप, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा कि सिलेबस क्या है। अभी हम सिर्फ 26 तक का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 26 का ही सिलेबस मौजूद है। राइट, सो इट इज़ कैम्ब्रिज सिलेबस ओ लेवल इंग्लिश लैंग्वेज 1123 डेट इज ऑफ 24, 25, 26। ठीक है, 25 में तो कोई आई होप कि शायद कोई हम में से अपीयर नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली 26 में कुछ लोग हमारे बच्चे अपीयर्स हो रहे हैं। राइट, कमिंग टू द पेपर हियर, as I told you that all the candidates will like appear in two different papers, paper 1 and paper 2. पेपर 1 इज रीडिंग, दैट मीन जो फर्स्ट डे पेपर के लिए जाओगे इंग्लिश 1123 के, वो है आपका रीडिंग का पेपर। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट टाइम आप पेपर के अगेन अपीयर होगे फॉर द इंग्लिश 1123 के लिए, इट इज गोइंग टू बी योर राइटिंग पेपर, एंड बोथ ऑफ देम कैरीज हाउ मच मार्क्स? 50 मार्क्स। ठीक है, हाउ मच मार्क्स? 50 मार्क्स। अब इसके टाइप्स में क्या है क्या नहीं है, I'm going to discuss this in detail right now. Right, यहाँ तक एक चीज़ हमें हो गई, क्लियर हो गई कि 2 आवर्स का पेपर होता है पेपर 1, 2 आवर्स का पेपर होता है पेपर 2।
Paper 1 is of reading and paper 2 is of writing. Both carries the equal percentage, both carries the equal marks, and which is of 50-50. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ये चीज़ आपको दिमाग में सबसे पहले रखना, क्योंकि फर्स्ट में यू विल बी अटेम्प्टिंग रीडिंग पार्ट, तुम रीडिंग पार्ट अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अच्छा। नाउ कमिंग टूवर्ड द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओवरऑल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये चीज़ तुमको दिमाग में बैठानी है। एंड अब तुम्हें समझ में आएगा कि वाई आई वॉज फोकसिंग टू मच ऑन कि रीड करो रीड करो रीड करो, मैं क्यों कह रहा हूँ चीज़। ठीक है, ये आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, सो डोंट टेक इट एज के भाई ये हम सब एक साथ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वी आर गोइंग टू डू इट पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, अच्छा। Assessment objectives क्या है? What do I mean by assessment objective? Means कि when you have taken the papers, so when it goes for the checking, so what sort of points the checkers actually keep it in mind to give you the meanings, to give you the marks, right? So here demonstrate an understanding of the explicit meaning, सबसे important चीज है ये, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो है। अभी हमारे जितने भी 1 मंथ 1.5 मंथ्स की जो प्रैक्टिसेस होंगी, रीडिंग की ही हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और वो प्रैक्टिस हमारी 100% ऑफ एक्सप्लिसिट मीनिंग्स की होगी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मीनिंग्स। ठीक है, ये दो चीज़ें देख लो, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मीनिंग्स 100% पूरा पेपर समझ लो। अगर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीनिंग को तो तुम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाओगे, बिकॉज इट इज़ नोन एज अ क्लियर मीनिंग। ठीक है, इम्प्लिसिट मीनिंग तुम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। और रिमेंबर, पूरे रीडिंग का वेटेज जो है वो 70% का जो वेटेज है, जस्ट समबडी हैज ज्वाइन, वेट, ओके ओके, सो जो इसका वेटेज है कंप्लीटली क्या है जनाब, इसका इम्प्लिसिट मीनिंग्स पे 70% ऑफ योर पेपर इज ऑन इम्प्लिसिट मीनिंग, रिमेंबर दैट। और व्हाट डू आई मीन बाय इम्प्लिसिट मीनिंग, आई मीन दैट हिडन मीनिंग, यानी छुपे हुए मीनिंग, यानी मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड एक्चुअली लाइक द क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट। अब इसमें सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का है, सबसे ज़्यादा रोल है वोकैबुलरी का। अगर वोकैबुलरी तुम्हारी अच्छी नहीं हो रही है, वोकैबुलरी के सिनोनिम्स तुम लोगों ने ज़्यादा लाइक कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू सफ़र, यू आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक, right? And you are going to means face the trouble here, right? So this is what you are going to like learn in these 1.5 months at the moment, right? The first 1.5 months या 1 month में मैं इतना तुम लोगों को बताऊंगा कि implicit meanings को take out करते कैसे हैं। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, ओके। सो इम्प्लिसिट मीनिंग्स को टेक आउट करते कैसे, गॉट इट जी, यहां तक बात हमारे बात समझ में आ गई, राइट? इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन मीनिंग्स, राइट? अब आगे आपके पास आती है बाकी चीजें कि लाइक डेवलप द फैक्ट्स एंड आइडियाज एंड ओपिनियंस। अब ये सारी रीडिंग्स की चीजें हैं, इस इनफैक्ट राइटिंग में भी आपका इस तरह ही चीजें आएंगी कि यू हैव टू एनालाइज इट, यू हैव टू एनालाइज द like what the examiner is talking about, पहले तो उसको एनालाइज करोगे according to the writer, according to the examiners क्या कहते हैं उसको, according to the examiners इंस्ट्रक्शंस, आप उस चीज को अकॉर्डिंगली पेश कैसे करते हो, राइट कैसे करते हो, या रीडिंग में वो एक्टिविटी उस क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देते हो, ये चीजें तुमको देखनी पड़ी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आई जस्ट टोल्ड यू कि लाइक यहाँ पे मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मीनिंग्स के एटीट्यूड के लिए मैं ये सारा कुछ ये मैंने आपको दिखाया। बाकी की चीजें तो अब हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा, राइट? अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज है लास्ट लाइन में, इसको भी लाइक आई वांट टू स्पीक हाईलाइट इट अ लिटिल बिट मोर। Select and use the information for the specific purpose. You have to select and use the information for the specific purpose. That means it is also done in the reading, it is equally done in the writing as well. Means that the question is of something and it is hidden. You would not be able to understand it explicitly. Clearly आप उसको understand नहीं कर पाओगे, but only if you will put concentration on that question, on that particular question, तभी आप उसको समझ पाओगे। That is why it is written as a specific purposes क्या है इसका, ठीक है? आप राइटर्स के स्पेसिफिक पर्पसेस या एग्जामिनर का स्पेसिफिक पर्पस था क्या जिसकी वजह से तुमने उसको आंसर अकॉर्डिंगली दिया है कि नहीं दिया, दिस इज व्हाट दे वांट टू सी, ठीक है?
अच्छा, यहाँ तक सबसे पहले इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, यहाँ तक रेज करो हैंड और अनम्यूट करो माइक को और फिर मुझे बताओ प्लीज. एनीबडी एंड एवरीबडी, एनीबडी इज वेलकम हियर प्लीज. अभी देखो बहुत सारी बातें ऐसे हैं, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि लाइक इन द सिंगल लेक्चर यू वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, एकदम से नहीं होगा, राइट? तो यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर द प्रैक्टिसेस. सब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा उसको नो हाउ हो जाए, फिर यू विल बी एबल टू लाइक कम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. एकदम से सारी चीज़ें लाइक डाइजेस्ट नहीं करना और कोशिश भी मत करना, बस सिर्फ समझ लो कि अभी मैं क्या कह रहा हूँ, दैट्स इट. ठीक है, अच्छा, कमिंग टूवर्ड इट, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास आता है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 50-50% का मार्क्स होता है और रिजल्ट इसका 100 मार्क्स का होता है, और जो कि कंसोलिडेटली ही आती है, तो इसको इतना ज़्यादा बताने की हमें ज़रूरत नहीं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस अर्लियर. अब हमारे पास आता है रीडिंग में. अब जो मेरा बेसिक मकसद है, अभी हम लोग राइटिंग को बाद में टच करेंगे, क्योंकि when our reading and our vocabulary, our sentences, our grammar will be perfect, तब हम कहीं जाके अच्छी राइटिंग करेंगे ना. एकदम से तो राइटिंग हम नहीं कर सकते कुछ भी. जब हमारे अंदर कुछ होगा तो हम आगे से निकालेंगे ना कुछ. ठीक है, सो फर्स्ट लेट अस गैदर समथिंग, लेट अस गैदर द vocabularies and grammar and other knowledge all about the English language, then we would delve into the किसमें, राइटिंग में. अभी फिलहाल हम 100% जो अपना कंसंट्रेशन देंगे विच इज दैट इज ऑन रीडिंग पे. ठीक है, अच्छा, रीडिंग में बाकी चीजें क्या हैं? ये डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट and of the words and the phrases within them. You have to understand the written texts. Means again वही वाली बात आ जाती है, implicit meaning वाली बात, कि आपको understand करना है उन hidden meanings को जो कि टेक्स्ट में मौजूद है और जो कि एग्जामिनर ने तुमसे पूछा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. और वो कब आएगा और ये सारी चीज़, अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा, आई होप कि किसी ना किसी के तो डेफिनेटली आया होगा, कि व्हाट इज एक्चुअली द सीक्रेट, व्हाट इज एक्चुअली द सीक्रेट ऑफ लाइक इम्प्रूविंग द वोकैबुलरीज. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, that there is no magic stick for improving your vocabulary. राइट, देयर इज नो मैजिक स्टिक, देयर इज नो शॉर्टकट. जितना पढ़ोगे उतने ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, जितना रीडिंग करोगे उतने ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, एंड दैट इज ऑल. यही एक लाइक सिंगुलर टूल है फॉर इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी. बहरहाल अभी वैसे भी अभी हमें जो वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है, जो वट एवर द एक्सरसाइज आई विल बी गिविंग यू, आई हैव डिजाइन ऑलमोस्ट 12 एक्सरसाइजेस फॉर 12 डिफरेंट डेज. ठीक है, तो उसमें आपको इतना विकैबुलरी तो मिल जाएगा कि यू विल बी हैविंग अ लॉट, लाइक काफ़ी सारा तुमको जो है वो लाइक जमा हो जाएगा, बट स्टिल इट हैज़ द होल वर्ल्ड. ओके, एनीवेज, कमिंग बैक, वापस आ रहे हैं हम. समराइज एंड यूज द मटेरियल्स फॉर द स्पेसिफिक कंटेंट. ये भी बड़ा अच्छा है, इजी है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं करवाऊंगा, इसको आखिर में करेंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ रीडिंग एंड इट इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग एज वेल, कि यू हैव टू समराइज द गिवन इंफॉर्मेशन. बट समरी वो वाली समरी नहीं है कि यू विल बी जस्ट कॉपी पेस्टेड. अच्छा, यहाँ से 2 लाइन ले ली, यहाँ से 1 लाइन ले ली, यहाँ से 1 वर्ड ले ली. नो, ओनली यू कैन कॉपी पेस्ट few of the given words, जो कि टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो कि अच्छा लग रहा है, अगर उसका भी सिनोनिम आता है तो वेल एंड गुड. लेकिन नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ऑन द स्पॉट है, टाइम आगे निकल रहा है, देन यू कैन कॉपी 3 to 4 ओनली वोकैबुलरीज फ्रॉम देयर, नॉट द कंप्लीट टेक्स्ट. ये है समराइज ओवरऑल. ठीक है, तो उसके बाद बहरहाल उसका कंप्लीट एक क्लास होगी, तो उसको हम बाद में करेंगे. डेवलप एंड एनालाइज एंड evaluate the facts, ideas and opinion. How? Here it is a part of like the writing as well. Reading में भी है, लेकिन writing में भी होता है कि how we are supposed to develop and analyze and evaluate the facts. किस तरह हम develop करेंगे अपने जो हमारे पास given facts हैं, how we are going to put them into the right words and how we can be able to speak them into you can say speak it within our own opinions. ठीक है, हम अपनी opinions बनाकर उसको किस तरह you can say डिलीवर करें या उसको शो करें. तो हाउ वी विल बी डूइंग इट, ये सारा भी एक अलग एक्सरसाइज है पूरा. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंड ऑफ हाउ राइटर्स अचीव देयर इफेक्ट्स. अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट का मतलब
बहुत सारे रीडिंग के मटेरियल्स में यू विल बी लाइक आस्क के क्वेश्चन इस तरह का होगा कि राइटर्स अचीवमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रीडर, उसकी फीलिंग्स पूछेंगे, राइटर्स की फीलिंग्स पूछेंगे कि ड्यूरिंग दिस व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ द राइटर, वो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब उसके भी लिए डिफरेंट डिफरेंट जितने भी मैंने अभी आप बात की है, हर एक के डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेंगे हम एकदम से पास पेपर्स पे जंप नहीं करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को फर्स्ट हम उसको लाइक प्रैक्टिस करेंगे एंड देन लेटर ऑन वी विल जंप टुवर्ड इट, राइट। अच्छा, लास्ट हमारे पास सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ये वही वाली बात है कि अगर हम इम्प्लिसिट मीनिंग एक्सप्लिसिट मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाते हैं, then it is going to be quite easier for us to understand or like understand the appropriate information of the specific purpose. Means what is the purpose of this writing, why the writer has written this article, why the writer has written this theory. So हमको उसको एक रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। In the last, the recognize and response to linguistic devices, figurative language and like imagery. तो ये सारी चीज, ये ग्रामर है। दिस इज व्हाट आई टीच यू इन अ सेपरेट क्लास कि ये लाइक लिटरली डिवाइसेस क्या होती हैं, फ्यूगरेटिव लैंग्वेजेस क्या होता है, ये सब कुछ किस तरह इस्तेमाल करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लाइक लर्न इट इनटू द सेपरेट क्लास। इसके लिए भी अलग एक डिफरेंट क्लास होगी आपकी, तो इसके बगैर जब तक तुम लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे उस वक्त तक हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे करते हैं थोड़ा सा। अच्छा स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेक 1 to 2 minutes ऑफ ब्रेक। अजान हो रही है, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट करूंगा, ठीक है। आई कम आफ्टर अजान, अजान के बाद में आ जाऊंगा, ठीक है, अजान हो जाए आ जाऊंगा। ओके, बैक, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ पेपर 1 रीडिंग में आपके पास इट्स 2 hours, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ लेट मी स्पीक द सेक्शंस, राइट। There are basically two sections here, section A and section B. अब I'll speak it a little bit faster here, ठीक है। वैसे तो time to time तुम लोगों को ये पता लग जाएगा, but there are, I would rather suggest you कि कुछ points ऐसे हैं कि I want you to write them down, jot them down in your copies while you will get it out, ठीक है, you will get the same PDF, but hopefully those things are not written in that PDF, so I would rather ask you to write it down, right? Okay. So over here, section A, comprehension and the use of language. It is of 25 marks, right? There are question 1, question 2 and like there are 2 questions, right? तो 2 questions में से सबसे पहले आपके पास जो आएगा क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज अ कॉम्प्रीहेंशन टास्क। ये कंपैरेटिवली इजी होता है बिकॉज these are the short answers testing understanding of both implicit and explicit meaning. ये implicit explicit meaning ये याद रखना कि अगर यहाँ पे फिनिश हो गया डज नॉट मीन कि यहाँ फिनिश हो गया, इट इज थ्रू आउट गोइंग ऑन, आपके पास ये हर वक्त चलता रहेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट कि आपके पास खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, यू विल फेस इट एवरी टाइम, राइट। ओके, सो ये जो है कंपैरेटिवली शॉर्ट आंसर्स होता है। शॉर्ट आंसर्स से मतलब होता है कि 1 लाइन आंसर आपका है, ठीक है।
और ये एक नैरेटिव होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 900 वर्ड्स का गिवन होता है, ठीक है। और ये 900 वर्ड्स की ये जो नैरेटिव्स होती है, ये जो आर्टिकल होता है या कोई भी ऐसा जो इसमें टेक्स्ट होता है, ये बेसिकली 20th एंड 21st सेंचुरी से कोई भी लेटेस्ट किसी बात से लिया जाता है। वो जो टॉपिक्स अभी हमने अबव देखे थे, दोज टॉपिक्स दैट वी हैड डिस्कस्ड अ मोमेंट अगो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर क्लास, तो वो सारे टॉपिक्स ही बेसिकली इज द पार्ट ऑफ द रीडिंग सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देयर आर एक्सप्लिसिट मीनिंग्स एंड इम्प्लिसिट मीनिंग्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स का होता है इसमें, ठीक है। ये पूरा जो है लाइक आपका सेक्शन ए, ठीक है, ये 25 मार्क्स का होता है। इसमें से ये जो पार्ट होता है जो लाइक आपका यू कैन से क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, राइट, ये आपका 16 मार्क्स का होता है, राइट। इसमें आप अपने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मीनिंग्स को टेक आउट करते हो। कहने को बड़ा आसान है कि यार एक लाइन दो लाइन लिखनी है और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मीनिंग को फाइंड आउट करना है, लेकिन इतना आसान कभी कभार नहीं भी होता है, ठीक है। व्हेन वी वुड डू द प्रैक्टिस देन यू विल कम टू नो प्रैक्टिकली ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यूज ऑफ लैंग्वेज है। कैंडिडेट रिस्पॉन्ड्स टू द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। हसन गिलानी बेटा अभी नहीं, ड्यूरिंग द लाइक लेक्चर नहीं, ठीक है, अभी बाद में हम बात करेंगे। अभी एक मिनट। Okay, students, some interruptions were there, so that's so Hassan Gilani. Not even Hassan Gilani. I will answer each and every one of your questions after this lecture. You can like raise your hand. I'll give you the time to ask the question. ठीक है? Okay. So अच्छा, one more thing. अक्सर ऐसा होगा कि while at my lecture or during my lecture, there will be some questions that will like arise in your mind. और ऐसा होगा कि और my reply will be the same. Beta, you need to Muhammad Arham, you need to like revitalize your gadget if the voice is not clear, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पर सारे गैजेट्स काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल विद माय गैजेट्स, ठीक है। थोड़ा सा उसको रीस्टार्ट कर लो या उसको माइक्स को देख लो, ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट लाइक यू कैन से वर्किंग। अच्छा, आई वाज सेइंग कि अगर ऐसा कुछ होता है, so write down, jot down your questions for the later on, and when as soon as I finish, then ask that question. क्योंकि later on if you would ask me कि sir what would be like recall करोगे अपने questions को, तो usually ऐसा ही होगा कि the question will not come to in your mind, ठीक है। So better to jot it down at that very moment without caring the spellings and without caring anything, just jot it down for your idea. Later on then after the lecture you can ask whatever you need to ask, go ahead, no problem at all, ठीक है। अच्छा जी, कमिंग बैक, हम वापस आते हैं अपने इस पे। अब यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेट अब यहाँ पे लाइक 16 मार्क्स का तो ये हो गया। सेकंड, इसके बाद हमारे पास 9 मार्क्स का क्या होता है भाई, 9 मार्क्स का आपके पास कैंडिडेट रिस्पॉन्ड टू द सीरीज ऑफ सब क्वेश्चंस ए बी सी, ठीक है, ऑन टेक्स्ट ए there are short questions to total of 9 marks related to the author's use of language and effect it has. Means कौन से questions होंगे, what was the feeling of the writer, how did the writer feel about it, why did the writer do it, what, why, where, ये सारे questions वाले होते हैं आपके 9 marks। But remember यहाँ पर भी आपको कोई 4, 5, 6, 8 लाइन नहीं लिखनी होती है, आपको 1 और मैक्सिमम 1.5 लाइन लिखनी है। 1.5 लाइन भी कभी लिखनी नहीं होती, इट्स ऑल बेसिकली 1 लाइन आंसर्स होता है, ठीक है। तो कैसे आंसर्स देना है, किस तरह देना है, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ द आंसर्स, व्हाट शुड बी द पैटर्न्स ऑफ द आंसर्स, ये हम करेंगे बाद में बातें, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस है पहले, लाइक क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, तो प्लीज़ पूछो, आई एम जस्ट म्यूटिंग, और आपको कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज़, गो अहेड and unmute your mic and ask.
हेलो सर। हेलो सर। जी हेलो जी जी बोलिए, सुनिए। सर, ये सर ये कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन 16 16 मार्क्स वाला मार्क्स वाला क्वेश्चन जी, तो क्या हुआ बताओ। थोड़ा थोड़ा आप समझाया, आप समझाया, समझ नहीं समझ आया नहीं मुझे आया सही से। मुझे सही। क्वेश्चन 16 मार्क्स का जो है ये 16 और 9 में डिवाइडेड होता है, ठीक है, तभी कहीं जाके ये 25 मार्क्स का बनता है, ठीक है। 16 और 9 में ये डिवाइड होता है और तभी कहीं जाके ये 25 मार्क्स का बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 से सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक से दो क्वेश्चंस होंगे, यूजुअली दो क्वेश्चंस होते हैं 8-8 नंबर के, ठीक है। तो हो सकता है ज़्यादा भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम बात नहीं करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ज़्यादा भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2-2 3-3 नंबर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड्स, हमारे पास ये चीज़ें अंडरलाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर इसका भी हो सकता है और मल्टीपल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, दे विल बी all the questions will be carrying implicit and explicit meaning, यानी आपको वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी माइक म्यूट कर लो आसान, वो क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो कि आपके इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मीनिंग से ताल्लुक रखता हो, यानी यू हैव टू लाइक एक्सकवेट का मतलब होता है कि डिग कर कोई आई मीन ज़मीन में दबी हुई चीज़ को खोद कर निकालने वाले अमल को कहते हैं एक्सकवेट करना। तो यू हैव टू एक्सकवेट द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है, यानी आपको खोद के ज़मीन से उसकी मीनिंग्स को निकालना है, उसके गहराई तक जाकर उसकी मीनिंग्स को उसको निकालना है। सो दैट इज़ बेसिकली नोन एज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मीनिंग। एक्सप्लिसिट मीनिंग्स तो यू विल बी इट्स क्वाइट क्लियर, ठीक है, बट इम्प्लिसिट मीनिंग जो है वो थोड़ा सा लाइक यू कैन से यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स ऑन इट, राइट। अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेक्शन बी, short like summary and the short responses. Question number 3, summary task. It is basically the candidates have to write a summary of the continuous writing. What do I mean by continuous writing over here? Means no paragraph should be there. It should be only one paragraph, comprises of 9, 10 or 11 lines. It depends on the you can say the you can say what the material, कि what is the material, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, no more than 150 words. Remember always, O level students, all the Cambridge students, you should remember it very carefully that 150 वर्ड्स अगर यहाँ पे बोल दिया, ये वाला 150, नो मोर देन 150 वर्ड्स अगर बोला, इट इज़ नेवर मीन्स दैट आपको 150 गिन के ही लगाने, नो, it should be between 150 to 200 words, between 150 to 200 words। और remember, अगर कोई vocabulary को if you are repeating it, अगर कोई vocabulary या कोई sentence को तुम repeat कर रहे हो, कोई कोई preposition को बार बार use कर रहे हो, it is uncountable हो जाएगा, वो count नहीं होता है। That particular vocabulary is used only once, it is countable, it is used and thrice and like twice or thrice or 4 times, never, it's never countable. So that is why इसमें थोड़ा सा बचने के लिए हम ये एक डिलेइंग टैक्टिस इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि आपको थोड़ा सा 150 नहीं 200 वर्ड्स के अप्रॉक्सीमेटली एक लिखना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 1.5 पेज या 1 पेज तो कम्प्लीटली लिखो कम से कम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, टेक्स्ट बी इज अप्रॉक्सीमेटली 500 like you can say 550 to 650 like words long होता है। और इसमें दिस क्वेश्चन इज टेस्ट, और क्यों दिया जाता है आपको ये क्वेश्चंस, टू फॉलोइंग रीडिंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। वो कौन कौन से हैं, अगेन देखो दोबारा आ रही है वो चीज़, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मीनिंग और राइटर्स ऑफ द लाइक इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हारे पास 2 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें समराइज का क्वेश्चंस होगा, जिसमें डिटेल्ड आंसर्स होंगे। डिटेल आंसर अगेन डज नॉट मीन 3, 4, 5 लाइंस, 1 लाइन का ही होता है वो, ठीक है। डिफरेंट किस्म के आंसर्स होंगे और आपको डिफरेंट तरीके से उसको असेस किया जाएगा। और यहाँ पर आपको हर चीज़, एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे भी अलग अलग है, 10-10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स प्लस एक 5 मार्क्स का 3V का आंसर होता है, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लिसिट मीनिंग एंड एटीट्यूड क्या करना होता है। इसमें मीनिंग्स वही क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं, शॉर्ट आंसर्स, लेकिन मैंने पहले भी कहा था आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मीनिंग्स के होते हैं। तो इसका डिवीजन होता है 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। एंड 10 मार्क्स का मतलब होता है कि आपके पास 2 से 3 स्मॉल लाइक यू कैन से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें।
लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन जो होगा आपका क्या होगा, समराइजेशन की होगी, जिसके 10 मार्क्स पर्टिकुलरली होंगे। अच्छा, ओवरऑल क्या बताऊं, बिफोर आई डेल्व इनटू द राइटिंग, मैं ओवरऑल एक बात बता दूं कि स्टूडेंट्स, आपको रीडिंग में इतनी जो मैंने इतना कुछ बताया, बहुत कुछ याद नहीं रखना। यू आर सपोज टू रिमेंबर वन थिंग, few things, not one or more, one, two or three things. सबसे पहले, your vocabulary should be very good. Means whenever you read any vivid vocabularies, means any difficult vocabulary, try to memorize 2 to 3 synonyms of it as well. 2 से 3 synonyms को लाजमी याद रखो, ठीक है, in English to English, पहली बात, right? Second important thing, which is really important, I'm very bad at it, right? Remembering the difficult spellings, ये बहुत important है कि आपको spellings याद रखने हैं। spellings के marks करते हैं, not बहुत ज़्यादा but करते हैं। Why to take a chance? We have to be perfect on it. Third important चीज़ है phrases, sentences. Using proper phrase and proper sentences will take your writing, no matter you are writing in the reading part, no matter you are writing in the writing part, it will take your answer, it will take your reply into the next level. Right? तीसरी बात, चौथी और आखिरी बात, that is keep your grammar very up to date. वो grammar में कौन कौन से, सारे grammar नहीं, like बेसिक तो ग्रामर, वो आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ इट, के लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, वो जो बेसिक्स हैं। बेसिक्स में क्या है, टेंसेस एंड एक्टिव पैसिव, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डायलॉग राइटिंग्स की प्रैक्टिसेस करेंगे, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि उसके लिए हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हम उसको भी प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन्स नरेशंस, ठीक है, तो डायलॉग राइटिंग में नरेशंस बहुत काम आती है, एक्टिव पैसिव बहुत काम आती है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको तुमने खोल के पी जाना है। एंड वंस दीज 4-5 चीज़ें इज कंप्लीटेड, दैट मीन्स कि आपके इंग्लिश का पेपर A स्टार लेने से आपको कोई नहीं रोकेगा। दैट्स इट, ये फिक्स्ड बात है, ठीक है, ये शॉर्ट है। अब टेंसेस में भी वी आर नॉट गोइंग टू लाइक डेल्व इनटू ऑल द 12 टेंसेस। एक्टिव पैसिव में भी 12 के 12 हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी 12 के 12 नहीं कर रहे, स्पेसिफिक है वो सब। क्या है, वी विल लेट यू नो अबाउट इट। ओके ओके, सो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज गो अहेड, पूछो। नो क्वेश्चंस? ओके, कमिंग टू द राइटिंग पार्ट, मैं थोड़ा सा राइटिंग को भी इसी तरह, अभी वी आर नॉट गोइंग टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस बेसिकली, लेकिन हम इसको लेकर चलेंगे थोड़ा सा शॉर्टली, ताकि मैं एक एक्सरसाइज करवाना चाह रहा हूँ तुम लोगों से अभी, ठीक है। पेपर 2 राइटिंग जो है ये है हमारा अगेन 2 आवर्स का, राइट, एंड वेटेज क्या है इसका, 50 मार्क्स। कैंडिडेट आंसर्स 2 क्वेश्चंस, one from section A and one from section B। इजी है। राइटिंग पार्ट कंपैरेटिवली रीडिंग से थोड़ा इजी होता है, सारा टेंशन रीडिंग की होनी चाहिए आपके पास, लेकिन राइटिंग इतना भी इजी नहीं है। जब रीडिंग अच्छी होगी तो राइटिंग अच्छी होगी, ये भी अच्छी याद रखें, ठीक है। अब क्या है कि भाई डायरेक्टेड राइटिंग है आपका। डायरेक्टेड राइटिंग में आपके पास 4 to 5 डिफरेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ऐसे राइटिंग, उसमें परसुएसिव एसेज होगा, स्पीच होगा, ईमेल होगी, रिपोर्ट होगा, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज होगा, डिस्कर्सिव एसेज होगा, लाइक डिस्क्रिप्टिव एसेज होंगे, डायलॉग राइटिंग होगी। डायलॉग राइटिंग फिलहाल अभी हमारा हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेटर्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे। अब उसमें से 4 क्वेश्चंस होंगे जनरली, 4 में से आपको एक करना है, ठीक है, जिसके आपको 25 मार्क्स आते हैं। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, रिमेंबर कि लाइक स्ट्रैटेजी इसकी ये है कि हमेशा 2 टॉपिक्स जो होते हैं होंगे वो बहुत मुश्किल होंगे, वो चाहे मे बी इट could be from the persuasive speech, it could be from the report writing, it could be either from the discursive or argumentative essays। जो होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा, ये अंडरस्टूड है, बहुत डिफिकल्ट होगा, बट 2 जो है वो बहुत ईजी होगा।
वो इट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ ईमेल होगा या इन द फॉर्म ऑफ लेटर होगा। तो हम जो ज़्यादातर अपने प्रैक्टिस को रखें, वैसे तो वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स, ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, बट हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो हम अपने करेंगे लेटर पे, ठीक है। लेटर काफ़ी ईजी आता है। और एक आता है डिस्कर्सिव या आर्ग्यूमेंटेटिव एसे राइटिंग। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे राइटिंग में तुम लोग, पाकिस्तानी लोग काफ़ी जो है आर्ग्यूमेंटेटिव आर्ग्यूमेंट्स करने में काफ़ी माहिर होते हैं, ठीक है। तो हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को बहुत ज़्यादा करेंगे, हम लेटर्स को काफ़ी ज़्यादा करेंगे, आर्टिकल्स और बाकी परसुएसिव ईमेल रिपोर्ट ये सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा मोटिव ये ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें से एक न एक चीज़ आती है 100%, ठीक है। और इसके आपके पास कितने नंबर्स होते हैं जनाब? यू आर सपोज टू हैव 25 मार्क्स फॉर दिस, बट एक और मुश्किल है, वो ये मुश्किल है कैंडिडेट्स रीड ऑन अ टू like one or two text totaling approximately 400 to 550 words in length। एक आर्टिकल तुमको ऑलरेडी दे दिया जाएगा, उस पर पहले नहीं होता था, अब है कि न्यू सिलेबस में यानी 24, 25 एंड 26 के सिलेबस में ये आ गया है कि एक 400 टू 450 वर्ड्स का एक आर्टिकल या एसे या कुछ भी आपको दे देंगे, और उसकी के ऊपर आपको जो कुछ होगा वो लिखना पड़ेगा, और वो लिखना होगा आपको 250 टू 350 वर्ड्स। 350 का मतलब इन बिटवीन 400 नहीं जाना ऑब्वियसली, ठीक है, 370 300 एंड मैक्सिमम 80 तक लिख लो, अच्छा। लेकिन ये बात क्या है, लंबी चौड़ी बात है, आपको एक डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट करनी है। अब ओवर देयर all your perspectives of writing is going to be assessed। क्या मतलब? Your grammar will be assessed, your spellings will be assessed, your style of writing will be assessed, your like vocabularies will be assessed, everything is going to be assessed, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत हिसाब किताब आपका जो है एक्यूरेसी रखनी है आपको 100%। अगर आउट ऑफ 25 जो 21, 24, 23, 24 लेना 23 लेना चाहते हो तो 23 से अबव नहीं मिलेगा किसी को भी, 23 से अबव किसी को नहीं मिलेगा। 23 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 22 से अबव किसी को नहीं मिलेगा, याद रखना, किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टेड राइटिंग सेक्शन ए, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए। यस, एनीबडी, गो अहेड, anybody raise your hand or just unmute your mic और मुझसे क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन करना है जी, प्लीज पूछिए पूछिए, यस प्लीज पूछिए, गो अहेड, यस अनम्यूट योर माइक, अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। बेटा चैट में चलो ठीक है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अगर तुम डायरेक्टली पूछोगे तो सारे सुन भी लेंगे यहाँ पर और आई कैन आंसर, हो सकता है मेरे दिमाग में वो बात नहीं हो, फिर मैं आपके थ्रू जो है आंसर दे दूँगी बात का। प्लीज़ अगर अनम्यूट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। बेटा दिस इज़ अ क्लासरूम, अब हमें एक क्लास की तरह, स्कूल की क्लास की तरह इसको लेकर चलना है, ठीक है। डोंट हेजिटेट, डोंट लाइक शो योर शाइनेस ओवर हियर, बी कॉन्फिडेंट। अभी नहीं कॉन्फिडेंट रहोगे तो कब करोगे?